नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। इंतजार एक बार फिर 15 अगस्त 2015 दस्तक देने को तैयार है। हर किसी को इंतजार है। इस बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी किस बात का जिक्र करते हैं। बहुत दिन बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो कागजों को देखकर नहीं पढ़ते, जो होता है दिल से बोलते हैं। तो हमने भी तय किया कि 15 अगस्त 2014 को लगभग सवा घंटे तक वो जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, एक बरस के बाद उसे टटोला जाए, परखा जाए, जाना जाए, समझा जाए। जो कहा जा रहा था वह देशी जमीन पर किस रूप में कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था। इसीलिए हमने नाम दिया क्या हुआ तेरा वादा। और हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। खास व्यवस्था हमने की है इसके लिए। हमारे साथ शशि शेखर जी, नलिनी सिंह जी और अशोक मलिक जी, 3 वरिष्ठ पत्रकार, जो कि कई मुद्दे थे, तकरीबन 15 मुद्दे थे जो प्रधानमंत्री ने उठाए थे, लेकिन हमने उनमें से 5 मुद्दों को चुना, रियलिटी चेक भी करवाया और समझने की कोशिश भी की कि दरअसल जो लाल किले के प्राचीर से कहा जाता है, हमें लगता है। पहले सुनिए, एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 किस रूप में भाषण दिया था, याद कीजिए। शशि शेखर जी, इस भाषण को उस वक्त सुनते वक्त क्या महसूस किया था आपने? मुझे लगा था कि बड़ा ओजस्वी भाषण है और एक प्रधानमंत्री बहुत दिनों बाद ऐसा आया था जो बिना पढ़े बोल रहा था, जिसकी आवाज़ में एक भरोसा था, जिसे देश को भरोसा दिला रहा हो कि आपने जो फैसला किया बहुत सही फैसला किया। और ये 15 अगस्त का जो अब भाषण होगा, मुझे लगता है कि उस भरोसे को वो या तो आगे बढ़ाएगा या कुछ सवालिया निशान छोड़ेगा। जो बात लाल किले से कही गई उसमें सबसे पहला सवाल ये जहन में आता है, चूंकि 2 अक्टूबर भी जल्दी आने वाला है और महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, इन सब के मद्देनज़र स्वच्छ भारत को लेकर प्रधानमंत्री, हर्ष जरा किसी से पूछिए, स्वच्छता अभियान के तहत उनका इलाका स्वच्छ है? किसी से पूछिए जरा फटाफट, एक तुरंत, उनका इलाका स्वच्छ है? आपका इलाका मेरा इलाका स्वच्छ है, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि गंदगी करने में जितना समय लगता है, सफाई करने में उससे भी ज़्यादा समय लगता है, तो शायद सहयोग ज़रूरी है। ओके, हमको लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के बहुत तेरे लोग हैं। हमारे रिपोर्टर्स कुछ जगहों पर गए, उन्होंने जो देखा समझा पहले हम वो दिखला देते हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार ने भारी भरकम बजट रखा है, अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हम देखने निकले हैं कि कितना स्वच्छ है हमारा स्कूल, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल है यहाँ पर जयपुर के कोटपुतली नगर में। आप देख सकते हैं किस तरह से आप बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसके बाहर, ठीक बाहर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि स्कूल के ठीक बाहर कितना ज़्यादा कचरा है यहाँ पर। ये जो मिड डे मील में जो बच्चे खाना खाए हैं, खाना खाने के बाद यहाँ पर इस तरह से बर्तन रखा हुआ है और इसके ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि कितना कचरा है यहाँ पर। बदबू मारती है, कचरा भी उठा के नहीं लेके जाती, आधा लेके जाती है, आधा फेंक के जाती है। ऐसी सड़क पर पड़ी रहती है? ऐसे सड़क पर पड़ी रहती है। रोज सफाई नहीं होती? इसके सामने की तो रोज नहीं होती है सर। बहुतेरे सवाल ऐसे हर जगह से निकल कर आए। हमने कोशिश ये की, चूंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे, तो उन्होंने एक बजट बताया था कि इस रूप में आप मेडिकली कम से कम इफेक्टेड नहीं होंगे, आप बीमारी से बचेंगे। हमें लगता है कि पहला हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं। हमारे 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। इस इशू पर अगर आपको 10 में से नंबर देने पड़े तो आप शुरू करें इस पे। शशि शेखर जी, नलिनी सिंह जी और अशोक मलिक जी। नलिनी सिंह जी, आपकी टिप्पणी बनती है। मैं समझती हूँ प्रसून जी के फर्स्ट डिवीज़न, बड़ी सुपर फर्स्ट डिवीज़न अभी आएगी, इस साल भी आ सकती है। दरअसल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद कुदाल पकड़ी थी 80 घाट में, और मैं वाराणसी गई अभी कुछ महीने पहले, और वहाँ पर दरअसल 80 घाट चमक रही थी और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ करके। अगर आप फिर वाराणसी में घूमें तो वाराणसी की जगह जगह वो सफाई तो नहीं दिखाई दे रही। तो मैंने फिर बात उठाई भी। अब ये था कि इतना बड़ा वाराणसी, इतना प्राचीन शहर, कैसे इसमें हो जाए। मुझे ये लग रहा है मैंने क्यों इतने कम नंबर दिए, क्योंकि ये केवल मोदी जी के ऊपर नहीं है, ये हम पर टिप्पणी है कि हमने क्यों नहीं उठाए कि जो वहाँ पर अभी गैया
अगर वो सेलोफेन खा ही रही है अगर वहाँ पे कचरे के ढेर से, तो हमने क्या किया? मोदी जी सब जगह जाके तो खड़े होंगे नहीं। तो मैं इसे समझती हूँ कि जो 3 नंबर जो ये दिए हैं ना, वो केवल सरकार के लिए दिए हैं, अपने लिए तो मैं अभी जनता तक टोटल तो फेल शून्य है। दे रहे हैं। जनता फिल आपका 8 नंबर दिए हैं शशिशेखर जी। मैंने 8 नंबर इसलिए दिए क्योंकि अभी अभी मैंने एक मेल पढ़ा जब मैं यहाँ बैठा। एक लखनऊ की 13 साल की बच्ची है जो कक्षा 9 में पढ़ती है, ऐश्वर्या पाराशर। उसने इसको सुनने के बाद, भाषण को सुनने के बाद एक मुहिम चलाई कि लोगों को साफ़ होना चाहिए और लखनऊ को साफ़ करना चाहिए। उसे कई तरह की RTIs डाली। मुझे लगता है उसके पीछे कोई बड़ा भी होगा, लेकिन वो मुहिम में सबसे आगे थी बच्ची। अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उसकी जो चार्टर ऑफ डिमांड थी उसको स्वीकार किया है। मैं जब छोटा बच्चा था तो 1965 की लड़ाई हुई थी और उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने एक अपील की थी कि आप लोग मंगलवार के दिन या हफ्ते में एक दिन एक वक्त का खाना न खाएं। और हमारे घर में ऐसा होता था और हमारे परिचितों के सारे घरों में ऐसा होता था। तो हुक्मरान सारे काम खुद नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक काम होता है लोगों की ज़िंदगी में प्रेरणा देने का। मुझे लगता है एक ऐश्वर्या पाराशर की बात है, नलिनी जी की बात ही को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अल्टीमेटली ये तो है हमारा काम, गंदगी हम फैला रहे हैं। तो अगर इस तरह की 100 ऐश्वर्या पाराशर हो जाएं अलग अलग जिलों में तो 100 जिले तो साफ हो जाएंगे। बिल्कुल। अशोक मलिक जी, हमें लगता है आप जवाब दें, अपने नंबर से ज़्यादा इस बात पे आ जाएं। एक मैसेज है कि जो सरकार और प्रधानमंत्री रहते हैं, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र आ गया, सरकार पर जनता का भरोसा और जनता की भरोसे के साथ जनता की खुद की पहलकदमी गवर्नेंस को लेकर, ये दोनों स्थिति इस देश के भीतर 2015 में आपको नजर आती है? देखिए, भारत एक वर्ष में तो स्वच्छ नहीं हो पाता सकता, ये तो सबको पता था। जो बात नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष की थी वो एक जन अभियान शुरू करने की बात की थी, जिसमें लोगों का एक की भूमिका है, सरकार की भूमिका है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भूमिका है, शहरों के गवर्नमेंट की भी भूमिका है। तो वो जन अभियान शुरू तो हुआ है, लोग बात उसकी कर रहे हैं, बच्चे भी बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे स्कूल में जब जाते हैं वो भी स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। कितना खुद कर रहे हैं वो दूसरी बात है, बट बात तो कर रहे हैं, एक अवेयरनेस तो आई है। पिछले वर्ष में मैंने कई रेलवे स्टेशन देखे हैं, कुछ जगह सफाई हुई है, ये मानना पड़ेगा। कुछ जगह गंदगी अभी भी वहाँ की वहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। मगर एक अवेयरनेस, एक सोच कि हमारा देश इतना गंदा क्यों है, हमारा घर साफ है, हमारे घर के बाहर सड़क इतनी गंदी क्यों है, ये बातचीत तो हो रही है। और इसीलिए मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है इसमें कुछ पहल तो हुई है। ओके। दूसरा सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण उठाया था, जिसको लेकर संयोग से सांसदों के बीच में बहस शुरू हो गई थी। वो थी कि हर सांसद एक गांव को गोद ले ले, आदर्श गांव के रूप में उसे प्रस्तुत करे। इंतजार है इस बार प्राइम मिनिस्टर, चूंकि 2016 तक का एक टारगेट था, इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है, हम लोग लगातार रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन तुरंत में एक जो रियलिटी चेक किया गया वो रिपोर्ट पहले देखिए। बदलाव तो हमने कुछ नहीं देख रहे हैं, मात्र एक बिजली का खंभा गड़ा हुआ है, वो भी काम कर नहीं रहा है। अभी तो मतलब जो बोले थे इतना योजना आएगा, ये होगा वो होगा, ये सब तो कुछ नहीं देख रहे हैं। उसके मतलब आदर्श ग्राम घोषणा होने के बाद सिर्फ रोड बना है, और रोड भी बना है सुनते हैं जो विधायक फंड से बना है। मतलब आदर्श ग्राम योजना होने के बाद हम कुछ मतलब ये नहीं देख रहे हैं जो खुशी हो मन में। गाँव वाले तो ये बोला सर जो रोड बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, पानी टंकी बनाएंगे, हाई स्कूल बनाएंगे, यही सब बोल के गया था भाषण में। कहाँ देख रहे हैं सर अभी तक? अंतर में तो देख रहे हैं जो गांव भर एक ठो रोड हुआ है ढलाई, और उसके बाद लाइन लगा है तो लाइनें नहीं है। 4 महीना से पोल गाड़ करके तार जोड़ दिया है, लाइन नहीं दे रहा है, कह रहा है 2 दिन में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा। यहाँ से जाते हैं, हमारे स्कूल 5-6 किलोमीटर है और मैं जाने का सुविधा नहीं है कोई, और लड़की लोग हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो गांव को यहाँ रास्ता मतलब चमत्कार होना चाहिए। यहाँ से आपका सारोल से लेकर के यहाँ उलातू तक हम लोग घोषणा किया है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह से यहाँ गांव वाले कहते हैं कि ये आश्वासन का दौर अभी भी नेताओं का जारी है। आदर्श ग्राम बना जरूर है, सांसद ने गोद इस गांव को जरूर लिया है, लेकिन गांव की जो स्थिति है वो जस की तस है। जो पहले हुआ था 2 साल 10 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही है। धर्मेंद्र सिन्हा, हाब गांव, रांची, आज तक। आदर्श गांव की धारणा सड़क पर टिक गई है, पानी पर टिक गई है, बिजली पर टिक गई है, यही है आदर्श गांव।
मैं ऐसा समझता हूँ, मैं भी गांव का हूँ और अभी भी अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ। आदर्श गांव की जो परिभाषा है बड़ी काल्पनिक टाइप की है और जितने लोगों से बात कीजिए वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए। गांवों में पानी नीचे चला गया है, गांवों में गलियां ख़त्म हो गई हैं, गांवों में जीना मुहाल हो गया है, लोग बाहर भाग रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं है और मनरेगा जैसी चीज़ें बहुत कम लोगों को रोक पाई, तो गाँव ख़त्म हो रहे हैं हमारे। और अगर आप देखिए तो किसानों के परसेंटेज में लगातार कमी आई है पिछले 20 सालों में। एक समय में 80% लोग किसानी पर निर्भर करते थे, अब 60% के आसपास रह गए हैं। इस योजना के बारे में मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। जब ये योजना लागू हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि एक अच्छी योजना है, बहुत अच्छा है। हमने इसकी 2 तरह से पड़ताल की। एक पत्रकार के तौर पर जो नियत तिथि थी उसको बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी सहित तमाम पार्टियों के दिग्गज सांसदों ने गाँव गोद नहीं लिए थे, तो उसको बढ़ाना पड़ गया था तिथि को। अभी भी कुछ सांसद शायद ऐसे हैं जिन्होंने गांव गोद नहीं लिया है। दूसरी बात, हमने जब बाद में पड़ताल की तो जो मोदी जी ने जो गांव गोद ले रखा है बनारस जिले में, उसका तो काया पलट हो गया है। और वो सिर्फ सरकारी प्रयासों से नहीं हुआ है, तमाम NGOs ने और तमाम लोगों ने किया है। लेकिन उसके अगल बगल के जो गाँव हैं, अगल बगल के ज़िलों के, वहाँ हालात बड़े ख़राब हैं। मैं बार बार ये कहूँगा कि कोई प्रधानमंत्री अकेला इसको नहीं कर सकता। गांवों का विकास सांसदों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बड़े टेक्निकल इश्यूज़ हैं। एक बार मैंने राज बब्बर से कहा था आगरा में कि एक सड़क बनवा दीजिए, उन्होंने पैसे दे दिए। जो नगर निगम का आयुक्त था वो उस पैसे के ऊपर बैठ गया, उसे पैसे ही रिलीज़ नहीं किए। अब MP साहब के पास ये शक्ति नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तमाम टेक्निकल इश्यूज़ भी आते हैं, पर सांसदों की इच्छा शक्ति की कमी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। नलिनी जी, हम न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में, क्योंकि हर को बहुत न्यूनतम जरूरत चाहिए। देखिए, किस तरह आप कह सकते हैं न्यूनतम? आज का युग बिजली, है, पानी, सड़क न्यूनतम है। आज का युग है एस्पिरेशन का, आज का युग है सितारों को छूने का, सितारों को तोड़ लाने का। तो इसलिए अगर ये है तो हम कैसे कह सकते हैं शहर गोद लेने को नहीं कहा, महानगर भी नहीं, गांव में एस्पिरेशंस तो पेट भर जाए। गांव में भी तो लोग महत्वाकांक्षी हैं, गांव में भी तो लोग चाहते हैं कि वो सितारों को छुएं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि देखिए, ये जो इन्होंने राज्यसभा के लोकसभा के दोनों मिला लीजिए 700-800 जो सांसद हैं हमारे, तो इससे पूरा देश कवर होता है। अगर वो आप देखिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 गांव है, 10 लाख के आबादी वोटर हैं। अब ये है कि ये संभव तो नहीं है कि एक गांव को आप ले करके 10 लाख या 10 लाख वोटरों यानी 15-20 लाख की आबादी को आप छू लें। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप एक मिसाल कायम कर दें उस गांव को लेकर के कि ये करने से ये चीज़ें हुई थी। कलेक्टर को आप तंग करिए, BDO को करिए, जो कि जो डेवलपमेंट वाला ऑफिसर है उसको करिए। मेरा आपसे कहना है कि ये एक इंगित किया था, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने, कि आप एक ले लीजिए और उसको मिसाल बनाकर आप कुछ तो कर्मठ हुई, लेकिन अगर मैसेज वहाँ पर अब नहीं गया। अशोक मलिक जी, 6.5 लाख गाँव इस देश में, 750 सांसद इस देश में। अब कल्पना करनी शुरू कीजिए, अगर मान लीजिए आइडियल हो भी जाता गांव, उसके अगल बगल गांव वाले उस गांव को नोच खाते, सांसद को छोड़ते नहीं, तो हम कई क्या सांसदों करें? ने गोद नहीं लिया इस चक्कर में। तो हम क्या करें कि हम किसी भी गांव को आदर्श गांव ना बनाएं? ये भी तो हम कह रहे हैं, इसीलिए कई सांसदों ने गोद ही नहीं लिया है। देखिए, कई सांसदों ने गोद नहीं लिया है क्योंकि कई 112 सांसद पार्लियामेंट लोकसभा के, कई राजनीतिक दल इसमें जुड़ना नहीं चाहते थे। वो भी एक बात है, खास करके बंगाल में। BJP के 76 सांसद। जी, मैं मानता हूँ। ये जो बात प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष कही, ये मुझे जो लगता है कि वो जो एक MP लैड्स फंड है जो ज़्यादातर वेस्ट होता है फ्रैंकली और बिखर जाता है यहाँ वहाँ, उसको इस स्कीम के साथ अगर जोड़ा जाए तो शायद उस पैसे का अच्छा उपयोग हो सकता है। और एक जैसे कि एक शहर एक मैग्नेट बन जाता है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक आदर्श गांव कुछ वर्षों के लिए एक मैग्नेट बन जाएगा, फिर एक दूसरा गांव बनेगा, तो एक शुरुआत तो हो सकती है। मगर आप ठीक कह रहे हैं, इससे सारे देश का भला तो होने नहीं पाएगा, वो तो कई वर्ष लग जाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री ने कही, और मेरे ख्याल से इस बात का जिक्र होना चाहिए कि कितने सांसदों ने गोद क्यों नहीं लिया किसी भी गांव को, और उन सांसदों को लेकर क्या उनकी क्लास ली जानी चाहिए। हम देखते हैं क्या नंबर दिए गए हैं। शेखर जी, नलिनी जी और अशोक मलिक जी। 5-5-7 कुल मिला दिया जाए तो 17,
और इसको अगर फीसदी में देखा जाए कि 100 के लिहाज से कितना फीसदी हिस्सा बनता है, जिसमें माना जाए कि 56.7%, यानी कुछ कम है स्वच्छ भारत की तुलना में। हमें 3 महत्वपूर्ण योजनाएं और ऐसी जिसको लेकर लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया गया था, और एक तो ऐसा ऐलान था जिसको लेकर इंतजार हो रहा है कि 2015 के 15 अगस्त तक उसे पूरा हो जाना चाहिए था, इस बात का जिक्र किया था, उस पर आएंगे। लेकिन क्या राय है आम लोग की, जरा पूछा जाए क्या राय है, क्या खास तौर से जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं तो क्या ये आप लोग मानकर चलते हैं कि ये पूरा होगा? जी, उम्मीद पूरी होती है, और वो भी मोदी जैसा शख्स जो कि इतना बड़ा मैंडेट लेके आता है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। लेकिन आज जो खबर टीवी में चल रही थी कि जालंधर में आलू फ्री में दिया जा रहा है क्योंकि उनको उनकी लागत नहीं मिल रही, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है अभी। ओके, क्या लगता है, बताइए कि प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं लाल किले के प्राचीर से, तो उससे उम्मीद और आस बनती है या लगता है कि ये एक परंपरा है? उस टाइम तो सर सुन के ऐसा लगता है कि जैसे वो कल ही पूरा हो जाएगा। उनकी इतनी जोश भरी और उम्मीद आवाज़ से ऐसा लगता है कि वो कल से ही काम करना शुरू कर देंगे। पर आज भी आप दिल्ली के कोने कोने और पुराने जगहों पे जाए, पॉश एरिया को छोड़ के सर, वहाँ ऐसे ही गंदगी और ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता है। उसे कोई मतलब पूछने नहीं आता है, ना सफाई करने वाला आता है। नहीं, एक सवाल जवाब दीजिए, क्योंकि लाल किले का महत्व एक दूसरा है। पार्लियामेंट के भीतर प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहें, सड़क पे भाषण दें, रैली करें, लेकिन जब लाल किले का जिक्र आता है तो आपके जहन में क्या उभरता है कि प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं उसको लेकर क्या महत्व है? लाल किले का महत्व हमारे लिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हमें इंसिस्ट कर रहे हैं अच्छे कामों के लिए, देश के आगे ले जाने के लिए, और ये हमारा कर्तव्य बनता है, आम नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज़ को कैसे अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने देश के लिए कैसे इसे हम इसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसलिए आपको लगता है कि लाल किले का एक अलग महत्व है? हाँ, एक अलग महत्व है। बगल में दीजिए उस लड़के को। हाँ जी, बताइए भाई, उम्र के लिहाज से अभी वोटिंग का पावर हो गया, आपको मिल गया है? हाँ जी, बेशक मिल गया है। बेशक। चलिए, पहली बार दिया है इस बार कि इससे पहले भी दिया था आपने? जी, इस बार मैंने अपने राइट्स पाए हैं वोटिंग के। फर्स्ट टाइम? जी, बेशक। ओके, तो क्या लगता है जब प्राइम मिनिस्टर लाल किले के प्राचीर से कुछ ऐलान करते हैं या आप जिक्र करते हैं इस बात का देश को लेकर, क्या फीलिंग आती है या क्या लगता है? बहुत समय से जब कोई प्राइम मिनिस्टर लाल किले से कुछ कहता था या कुछ उद्घोष करता था तो हम मतलब ये मान के चलते थे कि ये पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी साहब जो है अभी भी सत्ता में आए हैं, तो वो आए हैं तो उनका एक इम्पैक्ट, उनका एक छवि लोगों के अंदर कुछ और है, उनका एक इमेज कुछ और है, तो बहुत हद तक लोग इस बात को अब मानने के लिए मजबूर होते हैं, यकीन करते हैं बहुत हद तक कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो शायद पूरा हो, या मतलब एक आस जगी है प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, एक जन भावना एक आस जगी है इस बात का जिक्र। इसलिए 2015 का 15 अगस्त का इंतजार खासतौर पर। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, उसके बाद दूसरे मुद्दों पर बात होगी जिन मुद्दों का जिक्र लाल किले के प्राचीर से ही किया गया। एक ऐसी योजना जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने सिर्फ लाल किले के प्राचीर से ही नहीं किया, बल्कि देश दुनिया में जहां पर गए वहां किया, उपलब्धि के साथ किया, इस बात के जरिए किया कि दरअसल ये पुरानी सरकारें नहीं कर पाए, इसको हमने कर दिखाया। मैसेज अशोक जी यही गया था कि जिस बात का जिक्र राजीव गांधी कर गए कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है, या जो पैकेज दिया जाता है जिसका जिक्र होते रहा कि पैसा नहीं पहुंच पाता है, जनधन योजना कितना सफल रहा? देखिए, अकाउंट तो खोले गए, ये तो मानना पड़ेगा। अब अगले 2, 3, 4 वर्षों में इन अकाउंट खुले हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इनको कैसे जो अकाउंट होल्डर हैं वो एक्सेस कर पाते हैं, पैसे कैसे निकाल सकते हैं जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है और आगे जाके ज़्यादा भी मिलेगा, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। मगर एक शुरुआत तो हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, देश इसको मानता है और विदेश में भी इसकी चर्चा हुई है, यह हमें मानना पड़ेगा। नल्ली जी, हम जरा इसको विस्तृत तौर पे जरा सा चाह रहे थे। नल्ली जी, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहाँ अगर पंचायत स्तर पे चले जाइए या गांव के इलाके में चले जाइए, जो पैसा आता था वहाँ पर मुखिया के पास लोग अपने संवाद बनाते थे या रोजगार के लिए जाते थे, एक सरोकार था पूरा समाज के भीतर में और हर कोई उसके साथ जुड़ा हुआ था। एक टेक्नोलॉजी आई जिस समय मनमोहन सिंह जी विदर्भ गए, किसानों के लिए उन्होंने पैकेज का ऐलान किया। आलम ये हो गया कि बैंक कर्मियों ने बकरी तक उनकी जो है गिरवी रख ली, वो भी ले लिया, पैसा दिया नहीं। विदर्भ की बहुत तेरी रिपोर्ट आई, पी साईनाथ ने बड़ा लंबा चौड़ा इस पर लिख भी डाला। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी के आसरे या टेक्नोलॉजी ही अब गवर्नेंस की सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है?
देखिए, ये कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी रिश्तों के आड़े आती है? अगर आप आड़े आने देते हैं तो आती है। लेकिन जनधन योजना जहाँ तक सवाल है उसका, मैं तो कहूँगी ये इतनी ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाता है, एक प्रधानमंत्री की दिखाता है, किसी सोच की दिखाता है कि आज के दिन हम कहते हैं कि इतने करोड़ अकाउंट खुल गए, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है? वहाँ पे शून्य पड़ा हुआ है बैलेंस। मैं आपसे कहती हूँ, होते होते आदत पड़ती है ना, तो होते होते ये, क्योंकि लोगों का अपना धन है ये। मनरेगा में आज के दिन ये प्रस्ताव है कि जो मनरेगा में कमाया जाए किसी बिल्कुल भूमिहीन मजदूर द्वारा, वो उसके जनधन योजना के अकाउंट में आधार नंबर द्वारा उसके वहाँ पे चले जाए। सवाल है कि जनधन योजना के तहत अभी तक लगभग 15 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं, लेकिन रोजगार की स्थिति और आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लग रहा है आ जाएगा। जनधन योजना अकेले रोजगार की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएगी। जनधन योजना का उद्देश्य बहुत साफ था और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो यूपीए के सरकार में ये सिस्टम शुरू हो गया था। इन्होंने उसके नाम को बदला और एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कैश का लेन देन कम हो जाएगा या उसमें से हम कुछ चीज़ों को हटा देंगे तो इस देश में जहाँ लोग अंगूठा लगाते हैं, पैसे गिनने में उनको दिक्कत होती है, लुट जाते हैं तरह तरह से, वहाँ पर उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। ये एक अच्छी योजना है। पारदर्शिता की भी इससे बढ़ोतरी होगी इसमें। लेकिन असली सवाल यही है कि कुछ सब्सिडीज़ दे देने से, कुछ पैसे उस पर डाल देने से, सरकारी योजनाओं से क्या पेट भरेगा? अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत तभी मुकाम तक पहुंचेगी जब हम लोगों के पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी करें, जब हम बेरोजगारों की बढ़ती हुई फौज को रोकें, और ये एक मैराथन टास्क है सरकार के सामने। चलिए, हम इस पे चाहेंगे कि इस पे आप लोग नंबर भी दे ही दें। शेखर जी, नलिनी सिंह जी और अशोक मलिक जी, सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं इसमें। जनधन का योजना और प्रचार, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो 30 में ये 23 बनते हैं, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये डिस्टिंक्शन की स्थिति में लगता है जा रहा है। 76.7। तो जनधन जो है डिस्टिंक्शन की स्थिति में है। अगला सवाल एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश के भीतर बड़ी बहस हो रही है डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले के प्राचीर से क्या कहा, यह सुना। डिजिटल को गांव से भी जोड़ा गया और रियलिटी चेक करने की कोशिश हमारे रिपोर्टर ने की। जरा इसे देखें। फिर भी नेटवर्क मिलता है? नहीं मिलता है। यहाँ से नजदीक टावर कहाँ है? यहाँ से नजदीक जवाहर। जवाहर कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। क्या यहाँ किसी के पास लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ है? नहीं है। यहाँ नजदीक बैंक कहाँ है? जवाहर। एटीएम कहाँ है? जवाहर। कितना दूर है जवाहर? 20 किलोमीटर। आपको डिजिटल इंडिया क्या है पता है? डिजिटल इंडिया? हाँ। नहीं पता है। वो जो स्कीम है, मतलब डिजिटल की आपने जो बताया, वो तो शासन को तो पता है ये, और शासन के पास वो प्रस्ताव भी आए हैं, लेकिन उन्होंने ये जो योजना है ये गांव में चालू नहीं की अभी तक। अब सोचिए, जिस गांव में, जिस बीजेपी सरकार के राज्य में ये महाराष्ट्र और ये गांव आता है, उसमें ये हाल है कि मोबाइल तो है, 800 और 1000 रुपए का मोबाइल मिलता है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। और अगर नेटवर्क नहीं है तो किस डिजिटल इंडिया का हम सपना दिखा रहे हैं? डिजिटल इंडिया, इस बात का जिक्र अलग अलग तरीके से भी होता है। वाईफाई का जिक्र दिल्ली सरकार ने भी किया था। दिल्ली की जनता बार बार कहती है महाराज कुछ कीजिए, आपने जिक्र कर दिया था। जरा पूछा जाए, क्योंकि हर हाथ में स्मार्टफोन रहता है आजकल। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो अगर हम बड़े बड़े शहरों, मेट्रोपॉलिटन सिटी, उन सब की बातें छोड़ के अगर हम छोटे छोटे गाँवों में जाएं तो मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ पे इन सब को यूज़ करने का तरीका पहले ज़्यादा जानना ज़रूरी है। सो बेसिकली मैं जो कहना चाहती हूँ, दैट इज़ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मौजूदा वक्त में स्थितियां हैं हमारे साथ, हमारे ज़िंदगी जीने के दौर में, उसको ठीक किया जाए या सपने देखे जाएं और सपने पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए? पुण्य प्रसून जी, 2015 में हम हैं। सपने देखने का साहस होना चाहिए। केवल हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मैं मजलूम हूँ, मैं तो गिरी हुई हूँ, और यहाँ तो शासक था, अंग्रेज़ शासक था, जब तक गोरा नहीं आएगा तब तक हम सपने देखेंगे। अब रही बात, आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट बात इन लोगों ने भी की कि जो बिजली का है
जब तक बिजली नहीं पहुंचेगी तो आप ब्रॉडबैंड, जो कि ब्रॉडबैंड बाय द वे 1 साल में नहीं किया जा सकता इतने बड़े देश में, लेकिन शुरुआत उसकी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन बिजली पर आइए, सबसे बड़ा संकट मुझे लग रहा है, कह रहे हैं 4G आने का विज्ञापन निकलने लगा है, 3G काम नहीं करता है, कॉल ड्रॉप की स्थिति आ गई है इस देश के भीतर में। जो बात उठाई गई कि जो बेसिक था पहले उससे तो ठीक कीजिए या आगे बढ़िए। देखिए, बिल्कुल बात बहुत ठोस उठाई गई है। उसमें यह है कि जहाँ पर कहीं कहीं तो 2G का भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप 3G छोड़ दीजिए। अब यह है कि वहाँ पर हमारे माननीय जो अदालतें हैं वो ये ठीक कह रही हैं कि आप टावर नहीं लगा सकते उस इलाके में, क्योंकि बच्चों के जो तरंगे हैं उससे अभी तक ये पता नहीं लगा है कि इसमें कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। टावर अगर वो लोग टावर बंद कर रहे हैं तो आपकी कॉल ड्रॉप होंगी ही होंगी। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो 3G की टेक्नोलॉजी है वो अगर विश्व भर में बाकी देशों में अगर आ गई है तो उन्होंने भी अपने टावर संभाले होंगे किसी तरह, उस तरह हम भी संभालेंगे, 4G में भी जाएंगे। लेकिन आपने डिजिटल इंडिया की बात की जिसमें आपका संकेत है, प्रधानमंत्री का संकेत था कि गाँव-गाँव तक पहुँचे। मुझे आपसे कहना है कि हमारे देश में इस वक्त 98 करोड़ मोबाइल हैं लोगों के हाथ में, बेशक ना काम करते हो सारे के सारे। मैं आपसे कहती हूँ चलिए 75 करोड़ काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम ये कहें इसकी खिल्ली उड़ाएं कि देखिए फ़ोन तो है लेकिन नेटवर्क नहीं है, या हम कहें फ़ोन आ गया है, इससे दिखाई देता है लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, अब उसके आगे आप चलिए, इनको पूरा करना है। आपका टावर अगर नहीं है, वो तरंगे उसकी नुकसान पहुंचा रही तो उसका कुछ करना पड़ेगा। मेरा आपसे कहना है कि सब मिला जुला के आगे जाना पड़ेगा। आगे अशोक जी, देखिए आपके रिपोर्टर ने महाराष्ट्र के गांव में पूछा कि यहाँ लैपटॉप है, यहाँ बैंक है, यहाँ ATM है, जवाब मिला नहीं, तीनों नहीं है। अगर डिजिटल इंडिया का सपना ये आगे जाके रियलिटी बन गया तो ये मोबाइल फ़ोन जो है अगर इसका इस्तेमाल करें, 2G पे भी इस्तेमाल करें, 3G की बात नहीं कर रहा, 2G पे इस्तेमाल करें तो ना आपको बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, ना ATM की, और गांव की बात कर रहा हूँ, ना मनी ऑर्डर की, ना लैपटॉप की। क्योंकि अगर मेरे घर में कोई काम करता है, अपनी पत्नी को गांव में पैसे भेजना चाहता है तो उसे मनी ऑर्डर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ATM वो अपने मोबाइल फ़ोन से एक मैसेज देख पाएगा जो, और उसकी वाइफ को SMS मिल जाएगा कि पैसा आ गया है। मोबाइल टू मोबाइल ये भी एक डिजिटल इंडिया की एक पहलू है। दूसरा, डिजिटल इंडिया केवल ब्रॉडबैंड या केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है, वो मोबाइल और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी है। क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है, बड़े छोटे 1000 रुपये के, 10,000 रुपये के, 50,000 रुपये के, दो भी कहे, सब चीन में बनते हैं, ताइवान में बनते हैं, जापान में बनते हैं, कोरिया में बनते हैं, भारत में बहुत कम बनते हैं, यहाँ आके असेंबल हो जाते हैं। पिछले वर्ष में 2-3 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कह रही हैं कि हम भारत में मोबाइल फ़ोन बनाएंगे। शशि जी, क्या ये माना जाए कि जो डिजिटल इंडिया है या आधुनिक चकाचौंध की दिशा में बढ़ते हुए सपने हैं जिसको देखने का हक 2015 में हर किसी को होना चाहिए, नलिनी जी कर रही हैं जिस बात का जिक्र, और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी एक तरह बताती है कि हिंदुस्तान मानचित्र पर सबसे ज़्यादा भूखे लोगों का देश है। हम ये कह रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसका जिक्र आपने कर दिया, जो कहता है तो जनता उपवास रखने रखती है, बार बार आ रहा है कि वो मैसेज आ रहा है क्या सरकार की तरफ से, या वो मैसेज लाल किले के प्राचीर से आप देख पा रहे हैं कि जनता उस रूप में मान ले हाँ आइडियलिज्म आ गया या उस दिशा में बढ़ना है साहब, हम इसलिए नैतिक तौर पर आपके साथ खड़े हैं। मैं अभी बिहार के गांवों में 7 दिन घूमता रहा, कई जगह मुझे 3G नेटवर्क मिला, कई जगह 2G भी नहीं मिला। एक फैसला करना पड़ता है आगे बढ़ने का। डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रयास है जिसके बिना ये देश नहीं चल सकता। एक सामान्य रिसर्च है कि 2040 में पूरी दुनिया में जो नेटवर्क कनेक्शन होंगे, इंटरनेट के कनेक्शंस होंगे, वो आज जो बिजली है पूरी दुनिया में जितने मीटर लगे हैं उसके कई गुना ज़्यादा होंगे। तो बिजली तो आ ही चुकी होगी, लेकिन जो आज बिजली है, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो आज ये पूछते नहीं कि आपके घर बिजली है कि नहीं है। हम जब बहुत छोटे बच्चे थे तो हमने ये भी वक्त देखा है लोग घर बिजली नहीं होती थी। तो ऐसे ही 2040 तक ये स्थिति आ जाएगी पूरी दुनिया में कि हम ये किसी से नहीं पूछेंगे कि आपका ईमेल आईडी है कि नहीं है, आप इंटरनेट पर हैं या नहीं है। ऐसे में संसार की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बनाने के लिए विचारों का, रिसर्च का, इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से चलाना ज़रूरी है। और डिजिटल इंडिया इसका एक बहुत ईमानदार प्रयास है। 1.25 साल में कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन 1.25 साल में ऐसे फैसले सरकार ने उठाए हैं। और ये बात सही है, कहीं मोबाइल का कनेक्शन नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन इतने बड़े देश में चीज़ें धीमे धीमे आकार लेती हैं।
ये सबसे ज़्यादा स्थिति लगता है डिजिटल इंडिया को लेकर आ गई है, और ये 24, इसका मतलब है ये 77% से ज़्यादा हो गया, 75%, 80%, 76, 77, 78, 80% हो गया, 80% एक लिहाज से डिजिटल इंडिया को लेकर। लेकिन हम एक ब्रेक के साथ ये बता दें, इसके बाद जो सवाल है वो इन सारे सवालों की स्थिति से बिल्कुल अलग सवाल है। एक तरफ डिजिटल इंडिया, ग्राम गोद लेना, जनधन योजना। अब आप सोचिए, और हम ब्रेक के बाद तुरंत लौटकर बताने वाले हैं वो कौन सा सवाल था जिसका तारीख जिसकी पूरी 15 अगस्त 2015 को होने वाली है। कई सवाल प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से उठाए थे, और 15 अगस्त 2015 का इंतजार, चूंकि अब तारीख नज़दीक आ गई, हर किसी को है क्या कहा जाएगा। लेकिन एक ऐसा सवाल उठाया गया जिसका जिक्र महात्मा गांधी के जरिए हुआ, नेहरू ने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया, और इस बात का जिक्र उस समय से लेकर आज तक बार बार होता चला आया है। ये सवाल सुनिए, क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। इसका टारगेट भी रखा गया था कि 15 अगस्त 2015 अगली बार मनाएं तो इसलिए वो पूरे हो जाए। और ये भी जिक्र कर दें, इस भाषण में एक बात का और जिक्र किया गया था जो इस देश के भीतर मैला ढोने वाले हैं। संयोग देखिए, उसका जिक्र आज़ादी के तुरंत बाद भी हुआ और आज भी होता है, और वो आज भी स्थिति हमारे समाज के भीतर है। लेकिन इस शौचालय को लेकर एक रियलिटी टेस्ट आप देखिए। 3 शौचालय है सर, तो ये एक में ताला डाला है और 2 अधूरे हैं। सर वो वीके सर थे यहाँ पे, गोपाल वीके, तो उनके पास में उनकी चाबी रखी हुई है। अभी तक के उन्हें चाबी नहीं सौंपी हमें, तो ताला डला हुआ है। और जो 2 टॉयलेट है उसमें बालक बालिका अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। अभी स्कूल में पूरा नहीं बना तो घर पे जाती है। अब यहाँ पे क्या पहले बना हुआ था और क्या उसके बाद में टूट गया, उसके रिपेयरिंग के लिए कोई ये नहीं आया है, इसलिए वो इस स्थिति में अगर मान लो कोई मद आता है तो उसमें उसको सुधार लिया जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे, यानी वो टूटा है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे कांच वगैरह भी है, और उधर वो सब वहाँ पर जो लगी थी वो सब कचरा वगैरह भी है, इसलिए उधर कोई नहीं सर। टॉयलेट जैसी न्यूनतम स्थिति को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री की बेचैनी है, और डिजिटल इंडिया को लेकर भी बेचैनी है। ये है हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर। अब बताइए आप, इस देश को लेकर किस रूप में हम लोग इंतजार करें 15 अगस्त 2015 का। भाव प्रधानमंत्री का या भाव इनसे पहले भी लोगों का बहुत ही अति उत्तम, इसकी कितनी तारीफ की जाए। लेकिन जो आपने मुसीबतें बताएं उनके साथ में पानी और साबुन को भी जोड़ दीजिए। पानी नहीं है, साबुन नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जा कर के, अब मैं आपको तुरंत ले जाती हूँ हांगकांग। वहाँ पर भी बाथरूम, पब्लिक बिल्डिंग में बाथरूम में चाबी ताला लगा होता है, यानी एक चाबी आप लीजिए किसी ऑफिस से और वहाँ पे जाइए। मेरा आपसे कहना कि एक टेक्नोलॉजी है, बाथरूम एक मानस भी होता है कि बाथरूम को साफ रखना है, और वो प्रधानमंत्री आके हमेशा वो पोछा लगाएंगे ऐसा नहीं मुझे लगता है कि कितने लाख टॉयलेट्स देश में हैं वहाँ आके वो लगाएंगे। मुझे लगता है ये फिर हम पे आता है। अगर हम, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल अगर वो ताला लगाते हैं तो मैंने समझा, लेकिन ये है कि वो जो स्कूल जब चालू है तब तो खुला होना चाहिए। अब ये हर बच्चे पर है, हर पर है कि उसको साफ रखा जाए। अगर ये नहीं है तो फिर ये स्वच्छ भारत वाली बात फिर आ गई कि भाव अच्छा था लेकिन हम ही नहीं उसको क्रियान्वित कर रहे। मैं आपसे एक छोटा सा कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि प्रधानमंत्री के भाषण से नहीं, उससे पहले ही अंतिम मैं ही औरत हूँ जो कि अपने ऑफिस से जाती हूँ और मैं लेडीज़ टॉयलेट साफ करके जाती हूँ खुद, सब लेडीज़। अब हमें लगता है आप इस आखिरी सवाल पे जो शौचालय का जिक्र किया गया उस पे अपने नंबर दें हिंदुस्तान की स्थिति देखते हुए। 767 इसको मिला दिया जाए तो 20, 30 में 20, और इसको अगर फीसदी के हिसाब से देखा जाए तो ये 66.7%। एक लिहाज से कहा जाए तो सबसे खराब स्थिति जो निकल कर आई वो सांसदों के जरिए जो गोद लेने का जिक्र था वो सबसे कम था, लेकिन डिजिटल इंडिया सबसे ज़्यादा था। हमें लगता है जरा माइक लेके जाएं वो बुजुर्ग शख्स, हाँ बस वही वो किनारे में, हाँ सेकंड नंबर पे। हमारी मानसिकता के साथ में ब्यूरोक्रेसी भी बहुत जिम्मेदार है। उनके अंदर जब तक वो कार्य करने का भाव नहीं लाया जाएगा तब तक आप अच्छी योजनाएं कितनी बना लें उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है, उनको ठीक करना बहुत आवश्यक है। ठीक करना पड़ेगा। विज्ञान कहता है कि सूरज डूबता नहीं है, पृथ्वी ही गोल घूम रही है। 12
हम यहाँ पर खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। लेकिन इन सब के बीच ये बता दें, हर किसी को इंतजार 15 अगस्त का है, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। ये एक वादा था और वादे को लेकर एक परखने की कोशिश भर थी। इस उम्मीद और आस के साथ जनता ने प्रधानमंत्री चुना है, देश में एक सत्ता चुनी है, उसके जरिए चीज़ें अब इम्प्लीमेंट भी हों तो अच्छा लगेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।